तो फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th का पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2। तो इस चैप्टर का नाम है संविधान का निर्माण। तो आइए इसका परिचय देखते हैं कि संविधान का निर्माण आखिर क्यों हुआ। लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है कुछ बुनियादी नियम है जिनका पालन नागरिक और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे नियमों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? तो संविधान कहलाता है। तो देखिएगा कि ऐसा नियम कानून होता है जिसमें नागरिक और सरकार दोनों को पालन करना होता है, उसे हम संविधान कहते हैं। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार और सरकार की संघीय शक्ति उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस एनसीईआरटी की सीरीज में सिर्फ जो इम्पोर्टेंट लाइन है उन्हीं को पढ़ते चलेंगे। आप लोग का जो अगर TRE-4 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और पॉलिटी से जिसमें क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ से एक बार रिवीजन के लिए आप लोग के लिए बेस्ट रहेगा। तो देखिएगा संविधान कैसे बनते हैं, उनका संविधान को कौन कौन से मूल्य हैं, एक संविधान जिस देश में बन जाता है उसमें क्या बदलाव आ सकते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। तो पहला हेडिंग है, देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। तो दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान कैसे बना और वहाँ के लोग पहले जब संविधान नहीं बना था तो कैसे रहते थे, वहाँ शासन कौन चलाता था, इस सारी चीज़ के बारे में देखेंगे। तो ये देखिएगा पहला दिया है नेल्सन मंडेला जी के बारे में। मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया, ये नेल्सन मंडेला ने कहा है। इनका लाइन है, देखिएगा, मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया था। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेलजोल के साथ रहे और सबको समान अवसर उपलब्ध हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। तो नेल्सन मंडेला ही दक्षिण अफ्रीका में क्रांति की लहर लेकर आए और दक्षिण अफ्रीका को आज़ाद कराए थे। तो आगे देखिएगा, नेल्सन मंडेला का कथन है कि जिन पर दक्षिण अफ्रीका के गोरों की सरकार यानी अंग्रेजों ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था और उन्हें 7 अन्य नेताओं के साथ अंग्रेजों ने नेल्सन मंडेला के ऊपर इस कथन के लिए देशद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें 1964 ईस्वी में जेल में बंद कर दिया था और उनके साथ 7 अन्य नेताओं को भी रंग भेद से शासन का विरोध करने के लिए आजीवन की कारावास की सजा दी गई उन लोग को। आगे की लाइन देखिएगा कि इन्हें हथियारे और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया गया था, जैसे भारत को, मतलब दक्षिण अफ्रीका को ऐसे ही गुलाम बनाया गया था जैसे कि भारत को। पर भारत से उलट काफ़ी बड़ी संख्या में अंग्रेज लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए थे। जैसे भारत में ज़्यादा अंग्रेज नहीं बस पाए थे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में ज़्यादा लोग बस गए थे। उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथ में ले लिया था और रंग भेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका के लोग थे उनका रंग काला था तो वो लोग देश पर शासन नहीं कर सकते थे। जो अंग्रेज जाकर इंग्लैंड से वहाँ बसे थे तो दक्षिण अफ्रीका की शासन अंग्रेज चला रहे थे। तो देखिएगा आगे की लाइन है कि दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता था और आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है। यानी कि 4 में से 3 हिस्सा दक्षिण अफ्रीका के लोग थे और 1 हिस्सा अंग्रेज थे। फिर भी वहाँ पे शासन अंग्रेज ही कर रहे थे और दक्षिण अफ्रीका के लोगों को अश्वेत कहते थे अंग्रेज सब। और भी कई विभाजित किए थे, श्वेत और अश्वेत के अलावा वहाँ मिश्रित नस्ल जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला भी कहा जाता था। और ये रंगीन लोग भारत से गए लोग थे। इन्हें ज़बरदस्ती वहाँ पे पकड़ के गुलाम बनाया गया था, काम करने के लिए गए थे तो वो लोग भी वहाँ बस गए थे। आगे देखिएगा,
गोरे शासक यानी कि अंग्रेज के अलावा शेष सभी को छोटा और नीचा मानते थे और उन्हें वोट डालने का भी अधिकार नहीं था। अंग्रेजों को छोड़कर दक्षिण अफ्रीका के लोग या जो भारत से वहाँ गए थे, बसे थे, उन लोग को वोट देने का अधिकार नहीं था। आगे देखिएगा, रंग भेद की शासकीय नीति अश्वेत लोगों के लिए खास तौर से दमनकारी थी। उन्हें गोरे की बस्तियों में रहने की इजाज़त नहीं थी, यानी कि जहाँ अंग्रेज रहते थे वहाँ जो दक्षिण अफ्रीका का अपने ही देश में लोगों को दूसरे की तरह रहना पड़ता था। जैसे कि यहाँ पे कहीं भी जाना हो सार्वजनिक जगह पे तो वहाँ उन लोग को परमिशन लेना पड़ता था अंग्रेजों से कि आप लोग यहाँ नहीं जा सकते। उन सब के लिए अलग अलग सारी चीज़ों की व्यवस्था थी। देखिएगा, परमिट होने पर भी वहाँ जाकर काम कर सकते थे। रेल गाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय में सिनेमा घर, सार्वजनिक शौचालय तक में गोरे कालों के लिए अलग अलग इंतजाम थे। यानी कि अंग्रेजों के लिए अलग था और जो काले लोग थे, जो अफ्रीका के लोग थे, निवासी थे, उन लोग के लिए अलग था। काले लोग गोरों के आरक्षित जगह तो क्या, उनके गिरजाघर तक नहीं जा सकते थे। पूजा घर भी अलग अलग था उन लोग के लिए। अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का अधिकार भी नहीं था। आगे देखिएगा कि 1950 से ही अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए, हड़तालें आयोजित की। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट होकर कई संगठन बनाए, जिनमें कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। देखिएगा, ये समुद्र है जहाँ लिखा है कि यहाँ पे जो काले लोग हैं वहाँ पे नहीं नहा सकते। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंग भेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। अनेक देशों ने इस रंग भेद की निंदा की कि जो अफ्रीका में ये शासन चला रहे हैं काले गोरे का, ये अच्छा नहीं है। इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन अंग्रेजों ने अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। आगे देखिएगा क्या हुआ। देखिए यहाँ पे लिखा है, जो समुद्र के पास ये लगाए हैं सब बोर्ड की डरमन समुद्र के तट पर अंग्रेजी और अफ्रीकांस जुलू भाषा में लिखा नोटिस। इस बोर्ड पर लिखा है कि डरबन नगर के जो डरबन समुद्र तट है, यहाँ पे कानून धारा 37 के तहत इस तट पर नहाने वाले का अधिकार सिर्फ श्वेत नस्ल वालों का है। यानी कि यहाँ पे जो अफ्रीका के स्वयं निवासी या काले लोग यहाँ नहीं नहा सकते। एक यहाँ इम्पोर्टेंट दिया है, नेशनल मंडेला की आत्मकथा का क्या नाम है, इसको देखिएगा ध्यान से, द लॉक वॉक टू फ्रीडम। ये हमारे एग्जाम में आ सकता है कि नेशनल मंडेला की आत्मकथा का नाम क्या था, तो द लॉक वॉक टू फ्रीडम, द लॉक वॉक टू फ्रीडम। आगे देखिएगा कि कैसे दक्षिण अफ्रीका में संविधान बना और वहाँ पे देश आज़ाद हुआ फिर दक्षिण अफ्रीका। तो एक नए संविधान की ओर हेडिंग है। रंग भेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को यह एहसास हो गया कि अब जोर जबरदस्ती से दक्षिण अफ्रीका पर हम लोग अपना शासन नहीं चला सकते। इसलिए उन्होंने अपनी नीतियों में बदलाव करना शुरू कर दिया और भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया। जितने भी प्रतिबंध लगाए थे, मीडिया, राजनीतिक दल, उस सारे हटा दिए गए और नेशनल मंडेला को जो आजीवन कारावास की सज़ा दिए थे उनको भी आज़ाद कर दिए थे सब। तो 28 वर्ष तक हो गया था उनको जेल में रहते हुए नेशनल मंडेला को। तो आखिरकार 26 अप्रैल 1994 को मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया।
तो दक्षिण अफ्रीका को आज़ादी कब मिली? तो 26 अप्रैल 1994 को। और नेशनल मंडेला कितने वर्ष तक जेल में रहे? तो 28 वर्ष तक। और किस जेल में उनको रखा गया था? तो मांडले जेल में रखा गया था। तो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सब लोग मिलकर सरकार बनाने का फैसला किया। तो आइए, दक्षिण अफ्रीका के संविधान बनने से पहले नेशनल मंडेला ने क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था कि ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंग भेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की भलमनसाहत पर भरोसा था। वे इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीका के लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना न छोड़ें और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। तो ये कथन किसका था? तो नेशनल मंडेला जी का था। उसके बाद से दक्षिण अफ्रीका में संविधान बन गया और वहाँ पे लोगों ने कहा कि जो अश्वेत यहाँ पे अंग्रेज जो बस गए हैं अब उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण हुआ और एक पार्टी ने दमन और निरंकुश हत्याओं पर शासन किया था, तो दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। तो नए संविधान के निर्माण में दोनों साथ साथ बैठे। जो इंग्लैंड से आए लोग बसे थे यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में, वो और दक्षिण अफ्रीका के लोग, तो सबने मिलकर स्त्री पुरुष की समानता और लोकतांत्रिक मूल्य, सामाजिक न्याय और मानव अधिकारों पर आधारित दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करने के लिए जोड़ दिए। तो देखिएगा, अफ्रीकी संविधान का प्रस्तावना इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करता है। दक्षिण अफ्रीका संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं कि 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में और लोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, उसे आज लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। यह काम दक्षिण अफ्रीका के लोगों द्वारा साथ मिलकर काम करने और पुराने कड़वाहट को दूर करके इंद्रधनुष समाजी बनाने का समझदारी दिखाने का कारण संभव हुआ। दो वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया वैसा संविधान दुनिया भर में कभी नहीं बना था। यानी कि दक्षिण अफ्रीका में बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने नागरिकों को अधिकार दिए और संविधान बना। कि संविधान में सबकी मतलब देश में शासन में सबकी भागीदारी होगी। यहाँ पे देखिएगा, नेशनल मंडेला एक बार फिर से ये बात बोले थे कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो यह पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीका के रूप में हम एक दूसरे से वादा करते हैं कि अपने रंगभेदी और क्रूर दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे, पर इतना ही नहीं, यह अपने देश के लोगों को वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है कि श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश के पूर्ण रूप से हम सभी का है। अगला हेडिंग है, हमें संविधान की जरूरत क्यों है। क्या कोई देश बिना संविधान के रह सकता है या चल सकता है अच्छे ढंग से, या लोकतांत्रिक देश में संविधान की जरूरत क्यों होती है, या किसी भी देश के चलाने के लिए हमें संविधान की जरूरत क्यों है, इस बात को हम लोग देखेंगे। इस बात को समझने के लिए हम लोग दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं कि इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। दोनों के लिए एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। कि यानी कि जो काले लोग थे दक्षिण अफ्रीका के, अश्वेत लोग, और जो अंग्रेज थे, उन दोनों के लिए एक साथ रहना और समान मतलब
संविधान बना के दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। दोनों के अपने अपने डर थे, क्योंकि अंग्रेज सोच रहे थे कि हम लोग ने इन सब पे बहुत अत्याचार किया है, तो उसका बदला ये लोग जरूर लेंगे, देश आज़ाद हो गया तो। अपने अंदर अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। बहुसंख्यक अश्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता न हो। उन्हें सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए। जो अल्पसंख्यक गोरे थे यानी कि अंग्रेज थे, वो अपनी संपत्ति और विशेष अधिकार के लेकर चिंता थे कि अब हमारी संपत्ति भी हमारी नहीं रहेगी और हमारी जो विशेष अधिकार है वो भी चली जाएगी। लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौता करने को तैयार हुआ। गोरे लोग बहुमत के शासन के सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए। वे गरीब लोगों और मजदूरों को कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हुए। अश्वेत लोग इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर ही सारे फैसले नहीं होंगे। वे इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे, यानी कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी जितनी ज़मीन उमीन है या जो भी उनकी संपत्ति है उसको उनसे नहीं छीना जाएगा। इस समझौते को लागू करना और भी कठिन था। लागू करने की पहली ज़रूरत थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें। अगर वे एक दूसरे पर भरोसा कर भी ले तो क्या गारंटी है कि भविष्य में इसे नहीं तोड़ा जाएगा। ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका है कि जो बात तय उन्हें पढ़ा लिखत में ले लिया जाए, जिससे सभी लोग उन्हें मानने को बाध्यता रहे। यानी कि अगर लिखित रूप रहेगा तो दोनों पक्ष अपने बात से मुकरेंगे नहीं। तो देखिएगा कि भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा, इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आ जाते हैं। चुनी हुई सरकार क्या कर सकती है, यानी कि जब लोकतांत्रिक देश हो गया तो इसमें हम लोग अगर सरकार को चुनेंगे तो वो देश के शासन कैसे चलाएगी और देश के शासन चलाने के लिए नियम क्या होना चाहिए, तो उसके लिए एक कुछ लिखित रूप में मौजूद होगा। इन्हीं लिखित नियमों को हम संविधान कहते हैं। तो सरकार क्या नहीं कर सकती है यह भी लिखित रूप में मौजूद होगा। तो इस लिखित नियमों में नागरिक के कुछ अधिकार भी रहेंगे और ये नियम जब तभी काम करेंगे जब जीत कर आने वाले लोग आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदले। दक्षिण अफ्रीका लोगों ने इन्हीं चीज़ों का इंतजाम किया और वे बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। कोई भी सरकार इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को हम संविधान कहते हैं। संविधान की रचना दक्षिण अफ्रीका की खासियत नहीं है। हर देश में अलग अलग समूह के लोग रहते हैं। संभव है कि उनके रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरे और काले जितने कटुतापूर्ण नहीं होंगे, पर दुनिया भर में लोगों के विचारों और हितों में फर्क रहता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या न हो, पर दुनिया के सभी देशों में बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है। यह बात सिर्फ सरकारों पर लागू नहीं होती। हर संगठन के कायदे और कानून होते हैं, संविधान होता है। इस तरह आपके इलाके का कोई क्लब या सरकारी संगठन हो या फिर राजनीतिक दल, सभी को एक संविधान की ज़रूरत पड़ती है। संविधान सर्वोच्च होता है और सभी लोग संविधान के नियम को मानते हैं। तो देखिएगा संविधान में प्रमुख कुछ टॉपिक बिंदु दिया है, इसको देखेंगे। पहला कि यह साथ रहे कि विभिन्न तरह के लोग बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किस फैसले लेने का मतलब अधिकार होगा। तीसरा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। चौथा, यह अच्छे समाज के संगठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। तो संविधान से हम लोग को अभी तक कुछ पता चल गया कि क्या हम लोग के फायदे हैं। अगर लिखित संविधान रहेगा तो किसी भी देश के चलाने के लिए संविधान बहुत ज़रूरी है। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हो या ज़रूरी नहीं है। तो ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। टीआरई के एग्ज़ाम में पूछा था कि क्या जिन देशों में संविधान है वो देश लोकतांत्रिक है। तो जिन देशों में संविधान हो वो लोकतांत्रिक हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो देश लोकतांत्रिक है वहाँ संविधान होना ज़रूरी है। तो देखिएगा कि लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना ज़रूरी है।
तो ये लाइन अच्छे से समझिएगा कि जिस देश में संविधान अगर है किसी देश में, तो ज़रूरी नहीं कि वो लोकतांत्रिक देश हो। अगर जो देश लोकतांत्रिक है वहाँ संविधान का होना बहुत ज़रूरी है। बिना संविधान के देश लोकतांत्रिक हो ही नहीं सकता, या वहाँ का शासन अच्छे ढंग से नहीं चल सकता। तो ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद से यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग को पता चल गया कि इस संविधान की ज़रूरत क्यों है। किसी भी देश के शासन को और सुचारू रूप से या अच्छे ढंग से चलाना है तो उस देश में लिखित संविधान का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। यहाँ पे देखिएगा जो छोटे से बॉक्स में दिया है सरदार झाबर भाई पटेल जी के बारे में। ये 1875 से 1950 ईस्वी तक रहे थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात में हुआ था। और ये अंतरिम सरकार में कौन सा मंत्रालय मिला था इनको, तो गृह सूचना और प्रसारण मंत्री का मंत्रालय मिला था इनको। और वो ये वकील थे, बारदोली के वकील भी थे और बारदोली किसान सत्याग्रह में नेता की अगुवाई किए थे। और भारतीय रियासतों को जब देश हमारा आज़ाद हो गया तो वहाँ पे जो छोटे छोटे राज्य अलग अलग टुकड़ों में बिखरा था भारत, तो उसको एक करने का काम कौन किया था, तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सारे राज्यों को एक में किसने किया, एक देश बनाया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारतीय रियासतों को एक में करने का काम किए थे। और बाद में ये उप प्रधानमंत्री भी बने थे। तो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिएगा कि किसान सत्याग्रह, बारदोली में जो सत्याग्रह हुआ था तो वहाँ पे ये नेता की अगुवाई किए थे। और जब अंतरिम सरकार था, जब तक संविधान नहीं बना था हमारे देश का, तो 1946 से ये गृह और सूचना और प्रसारण मंत्री का मंत्रालय इन्हें मिला था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। इसके बाद से देखिएगा दिया है सरोजिनी नायडू के बारे में कि सरोजिनी नायडू का जन्म 1879 से लेकर 79 में हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1949 में। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो सरोजिनी नायडू का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। यह एक कवित्री भी थी, लेखिका थी और राजनीतिक कार्यकर्ता थी। और कांग्रेस की ये अग्रणी महिला नेता थी, यानी कि कांग्रेस की सदस्य थी। और ये बाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी बनी थी। टॉपिक है कि भारतीय संविधान का निर्माण। अगला टॉपिक हमारा है भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसको देखेंगे। दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना था। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना कोई आसान काम नहीं था। भारत के लोग गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। देश ने धर्म के आधार पर बहुत बंटवारे देख चुका था और भारत पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भरी बर्बादी और दहला देने वाला अनुभव था। विभाजन के समय जब देश का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान अलग हुआ, तब इतनी ज़्यादा हिंसा हुई कि वहाँ पे कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे, हिंदू और मुस्लिम लोग आपस में एक दूसरे से लड़के। एक बड़ी समस्या और भी थी, अंग्रेज़ों ने देशी रियासतों को यह आज़ादी दे दी कि अगर आप लोग चाहें तो पाकिस्तान में रह सकते हैं मिलकर, या भारत में रह सकते हैं, या अपने राज्य को स्वतंत्र रख सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी कि अगर देश को एक कैसे किया जाए। भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो वो अपनी रियासत का विलय कर दे या स्वतंत्र रहे। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था। जब संविधान लिखा गया
जब संविधान लिखा जा रहा था तो देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। तो संविधान के निर्माण का रास्ता बहुत मुश्किलों के बावजूद एक संविधान निर्माताओं ने बहुत सावधानी से इसमें कुछ नियम कानून बनाए